welcome to Ek Samvad at Aruni Mankuran. On the occasion of International Drug Abuse and Illicit Trafficking Day, we are in conversation with author Savita Harkare about her book Jhing. Mrs. Savita Harkare has an MA in Public Administration, Bachelor of Mass Communication. She's a journalist at Lokmat, Nagpur. Welcome to Ek Samvad, ma'am. थैंक यू मैम, धन्यवाद। A word about Aruni Mankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Aruni Mankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact, and that's what inspires us to keep going. It's a privilege to have सविता देव हरकरे विद अस टुडे। उनकी पुस्तक है जिसका नाम है झींग। हम उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। The International Day Against Drug Abuse is marked on 26 June every year to strengthen action and cooperation in achieving a world free of drug abuse. The aim of this year's campaign is to raise awareness about the importance of treating people who use drugs with respect and empathy, providing evidence-based voluntary services for all, offering alternatives to punishment, prioritizing prevention, and leading with compassion. Aruni Mankuran is doing this episode with Savita Harkare in an effort to try and create awareness and share some stories of the people she has been working with. The government of India has also adopted a vision for a drug-free India and launched a campaign, Say Yes to Life, No to Drugs pledge. All the viewers who would be interested in joining this campaign can look up online and take the pledge. तो आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है हमारे एक संवाद में। नमस्ते प्रज्ञा जी। तो आपने जो पुस्तक लिखी है उसके लिए आपको बधाई है। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रज्ञा जी, बात यह है कि एडिक्शन पे सबसे पहली स्टोरी मैंने दी थी 1989 में, जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था। मतलब बिल्कुल यंग एज में जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला था कि नागपुर में गर्द, जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं, युवा बड़े पैमाने पे इसके एडिक्ट हो रहे हैं। तो ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने डेप्थ में जाके उसके और थोड़ा डेप्थ में जाकर उसकी जितना इन्वेस्टिगेट किया और उसके ऊपर एक मैंने स्टोरी चलाई। तो वो स्टोरी जब पब्लिश हुई तो उसके बाद जो रिस्पांस था वो मुझे मतलब बहुत ही धक्कादायक था, क्योंकि एडिक्ट मुझे आके मिलने लगे ऑफिस में, उनके पेरेंट्स मुझे आके मिलने लगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखते देखते एक स्टोरी की 11-12 स्टोरीज उस वक्त हो गई। और फिर मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं भी पूरे सिटी में घूमकर कहाँ क्या चल रहा है सब ढूंढते ढूंढते फिर मातृ सेवा संघ ने उस वक्त अपने समुपदेशक जो काउंसिलर रहते हैं उनको घर घर में जाके जो एडिक्ट बच्चों को वो ढूंढ के लाते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस उस वक्त मुझे पता चला। तो बच्चे मतलब 20 साल के 21 साल के बच्चे जो कॉलेज गोइंग थे वो इसके एडिक्ट हो गए थे। उसको गर्दुल, वो पूरी एक वेवी थी उस वक्त, मतलब एक 4-5 साल वो वेवी आई थी, गर्दुल्लों की एक वेवी आई थी। एक मुझे लगता है कि पूरी पीढ़ी उसमें हमारी एक बर्बाद हुई। तो मैंने जो नजारा देखा इतना मतलब मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मतलब मेरे जैसे एक यंग जर्नलिस्ट के ये सब नया था मतलब। तो मुझे वो प्रॉब्लम का मतलब जो सीरियसनेस है ना वो तब पता चला जब मैंने इसके ऊपर उस वक्त काम किया। तो मैंने ये सोच लिया कि आगे जाके भी मैं ये टॉपिक पे लिखते रहूंगी, जितना भी मुझे मैं कर सकती हूँ, अवेयर कर सकती हूँ, मैं करती रहूंगी। तो मैंने आगे भी जाके फिर इसके बारे में जब भी मुझे लगा मैंने न्यूज दिए, आर्टिकल्स दिए, ये सब लिखते लिखते फिर कुछ सालों के बाद लगा कि मैंने कुछ रिहैब में जाके कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सोशल ये है फील्ड है काम करने का। तो मैं खुद रिहैब में जाने लगी। वहां पे हफ्ते में एक बार जाके उन लोगों से बातचीत करने लगी, उनके प्रॉब्लम्स
जानने लगी। तो ये करते करते मतलब 30-32 साल तक मैंने ये सब किया, मतलब इन लोगों के साथ काफी एडिक्ट लोगों से बातचीत की, उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत की। तो अब मुझे ऐसा लगा था 3-4 साल पहले कि इतने जो कुछ भी अनुभव है अपने, क्योंकि इस फील्ड में मैंने देखा कि पेरेंट्स लोगों को ज्यादातर पता ही मत नहीं चलता है कि उनका बच्चा एडिक्ट हुआ है। बहुत लेट उनको पता चलता है कि उनका बच्चा एडिक्ट हुआ है। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि इतने हमारे मेरे मुझे जो अनुभव आए हैं, तो वो मैं एक उसका एक संकलन क्यों ना करूं, एक किताब के रूप में उसमें क्यों ना लिखूं। इसलिए मैंने ये कोशिश की। तो मेरा इसमें इंटेंशन यही था कि ये किताब के माध्यम से अगर हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, तो वो किया जाए, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। अभी हम लोग जहाँ मिले थे, वो जो पुलिस विभाग ने एक सम्मान दिया है उन ड्रग एडिक्ट्स को जो रिकवर कर गए हैं, तो उस पूरी एक एक तरह का प्रयोग है वो भी। हम्म। उसके बारे में आपके क्या विचार है? एक्चुअली अब जैसे मैं एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई मतलब साइकोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरा जो कुछ भी है ना, वो जितने भी मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, वो ऑब्जर्वेशन पे मेरी सब बात है। जो भी मैं कहूंगी तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से। तो मैंने ये देखा है कि इतने सालों तक कि नशे की लत जल्दी लग जाती है। कोई भी एक ह्यूमन बीइंग का ये होता है नेचर कि उसको जो भी गलत आदत है हम लोगों को जल्दी लग जाती है, लेकिन वो छुड़वाना उतना ही मुश्किल होता है। तो एडिक्शन का भी वैसे ही है। हम्म। एक बार लोगों को लगता है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने एक बार लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मेरे को जब लगेगा, उनको कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर कि मैं तो 1-2 बार लूंगा, मेरे को जब लगेगा मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हम्म। होता नहीं है। बिल्कुल। आप एक बार लेने लगे, एक बार भी टच किया आपने, तो वो आपको उसकी आदत ही लग जाती है। और वो आदत छूटना, मतलब ये मैं नहीं कहती कि नामुमकिन है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब आज अगर हम देखें तो जितने भी एडिक्शन में आए हैं, तो उनका रिकवरी का रेट 0.5% भी होगा, मतलब इतना कम है। इतने कम लोग। तो वो जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म, तो ये जो 0.5% जो लोग रहते हैं जो इसमें से बाहर निकलने में सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज होती है इनकी, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि इतना इजी है नहीं वो। तो इसलिए वो एक तरह का पुनर्जन्म ही होता है, हम्म। आदमी का एक तरह का पुनर्जन्म ही है। इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, कि जो एडिक्ट 5 साल से या 10 साल से कुछ ले नहीं रहे, एडिक्शन हम्म। से दूर है, हम्म। उन लोगों का वो पुनर्जन्म का बर्थडे ऐसा था। मतलब जैसे 1 साल कुछ नहीं लिया तो 1 साल का पुनर्जन्म, दूसरा ऐसा। तो वो उन्होंने वहां पे प्रोग्राम रखा था। तो ये बहुत, मतलब ये पॉजिटिव इसमें बहुत जरूरी है, मतलब इस तरह से इनिशिएटिव लेना पॉजिटिवली। तो इसलिए वो प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो जब आपने ये स्टोरीज लिखनी शुरू की, तो उसमें से कुछ तो सक्सेस स्टोरीज होंगी जो आपको भी लगा लिखने में अच्छा लगा होगा, और कुछ तो उन दो तीन कुछ ऐसे आपको यादगार जो स्टोरीज हैं जो आपने बुक में लिखी है उनके बारे में शेयर करिए। हाँ, तो एक मैं सक्सेस स्टोरी के बारे में बताती हूँ। तो ये जो सक्सेस स्टोरी जिसकी मैंने लिखी हुई है, वो मतलब मुझे भी बहुत सालों के बाद पता चला कि एक्चुअली वो और मैं, हम लोग एक ही एरिया में और एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। और जब 89 में मैंने जब स्टोरी चलाई थी, जब उस वक्त भी इससे मैंने बात की थी। अच्छा। हाँ, हाँ। ये अभी जिससे मैंने मेरी स्टोरी की एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे साथ पढ़ने वाला ये बच्चा है, हम्म। और एडिक्शन में मतलब बाकी लोगों के साथ वो ग्रुप में, ये 20-25 बच्चों का ग्रुप था, जो एक ही एरिया के थे ज्यादातर, और एक ही स्कूल के थे, एक ही एरिया के रखे। तो ऐसे भी 25 लोगों का ये ग्रुप था इन लोगों का। ये लोग सब गर्द लेते थे, गर्द यानी ब्राउन शुगर लेते थे ये लोग। तो धीरे धीरे मतलब इनमें से कितने तो भी लोगों को, जब मैंने मेंटल हॉस्पिटल में, जब 89 की बात कर रही हूँ, तो मेंटल हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने भेजा था, काफी सारे लोगों के ट्रीटमेंट की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रज्ञा जी, उसमें से 24 लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, और मतलब एडिक्शन पे मर गए वो लोग।
और सिर्फ ये एक बचा, क्योंकि इसको समझ में आ गया, अच्छी हम्म तरह से समझ में आ गया कि अगर मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा तो मुझे भी मरना ही है, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ रहेगा नहीं। उसकी उसके वो शादी की बात जो उस दिन हुई थी कि बच्चा सुधर जाएगा इसलिए शादी करवा देते हैं। हम्म घर के लोगों को पता चला ये एडिक्शन में है, चोरी करने लगा। खुद के घर में तो चोरी कर ही रहा था पहले, हम्म मतलब घर की पूरे बर्तन बेच दिए, मम्मी के पर्स से कपड़े ये चुराने लगा, पैसे वगैरह चुराने लगा। बाद में दूसरे लोगों के घर में जाके, जो घर फोड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो हाँ वो करने लगा था ये। मतलब अच्छे घर का बच्चा है ये, बहुत ही इसके वेल क्वालिफाइड उसके पापा मतलब घर के लोग हैं। और ये घर फोड़ी करने लगा लोगों के घर में, तो पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी कि कौन है ये घर फोड़ी। फिर पुलिस ने इसको पकड़ा और उसको जेल में भी डाला। उसके मतलब 8-9 केसेस उसके ऊपर अभी भी चल रहा है, कुछ केसेस उसके ऊपर अभी भी हम्म उसके रिजल्ट, उसको जेल भी जाना पड़ा। तो उसकी जो स्टोरी है, बाद में घर के लोगों को लगा कि इसकी शादी कर दी जाए। ये जो हम्म एक होता है ना सॉल्यूशन वाला, कि अगर इसकी शादी कर दी तो ये सुधर जाएगा। तो एक बच्ची को बिना बताए, उसके घर के लोगों को कुछ भी नहीं बताया इसके एडिक्शन के बारे में, और उसकी वो गरीब घर की बेटी है, हम्म तो उससे इसकी शादी करवा दी। और शादी के बाद 6 महीने के बाद ही, मतलब बच्ची को कुछ भी नहीं, बच्ची इससे 10 साल से छोटी, मतलब ये 21 साल की और वो लड़का जो है वो 31 साल का, ऐसी उनकी शादी। तो 6 महीने के बाद जब एक दिन पूरी पुलिस फोर्स घर में आई, हम्म एक चोरी हुई थी एक घर में, तो हम्म डकैती, तो उनको पुलिस को, ये तो ब्लैकलिस्ट में थे ना पुलिस के, हम्म ये डकैती, तो पुलिस इनके घर आई। तो इस लड़की को उन्होंने घर में छुपा के रखा था कि ये पुलिस उसको पता ना चले मतलब कि क्या चल रहा है करके। लेकिन पुलिस के ध्यान में आ गया कि ये कुछ तो भी छुपा रहे। उन्होंने पूछा तो बोले नहीं, हमारी बहू है अंदर। तो बोले उसको बुलाओ, तो वो छोटी बच्ची 21 साल के सामने आई। तो पुलिस इंस्पेक्टर को भी इतना बुरा लगा उस वक्त की उसने पूछा तुमको मालूम नहीं क्या ये मेरा हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं बोले एडिक्ट, उसको कुछ मालूम ही नहीं था, ड्रग गर्द वगैरह उसने कभी नाम भी नहीं सुना था उस बच्ची ने। तो मतलब ऐसा उसको शॉकिंग मतलब उस वक्त था कि मेरा हस्बैंड एडिक्ट है, हम्म उसको इस तरह से पता चला था। तो ये एक स्टोरी है। बाद में फिर उनको, मतलब जब एक और इंसिडेंट उनके कि फिर बाद में वो प्रेग्नेंट भी रही, उसको बेटी हुई, तो उसको जब बेटी हुई तो ये जेल में था, तो बेचारी वो बेटी को दिखाने उसको जेल में। तो इस तरह की जिंदगी हो जाती है मैडम, बहुत इनके साथ रहने वालों की जिंदगी भी। तो ये बाद में धीरे जब बेटी हुई तो उसके बाद उसको थोड़ा लग तो रहा था उसको निकलना हम्म चाहिए, लेकिन वो इतना इजी होता नहीं है मैडम, निकलना बाहर इतना मुश्किल होता है। लगता है कि मैं मुझे अब नहीं लेना है, तो उसको वो करते करते वो 25 साल हो गए उसको निकलने के लिए। लेकिन अभी वो पूरा इसमें से बाहर निकला हुआ है, 20 साल से वो कुछ एडिक्शन में नहीं है, कुछ नहीं लेता है। और वो खुद अब काउंसिलर है, वो रिहैब सेंटर में काउंसिलर है। हाँ, तो ये इस तरह की एक मुझे सक्सेस स्टोरी, क्योंकि इतना उन्होंने फाइट किया है इसके खिलाफ, मतलब तो ये एक इस तरह की मैंने सक्सेस स्टोरीज अपने बुक में दी है। और एक दो ये है कि एक तो मुझे ऐसा मिला था एडिक्ट जो इंजीनियर है, खुद खुद इंजीनियर था, कंप्यूटर इंजीनियर, और हम्म खुद का उसने बिजनेस वगैरह शुरू किया था। हम्म और उनको मतलब उनको लग रहा था कि बिजनेस में क्लाइंट लोगों के साथ हम बातचीत वगैरह करते हैं तो ड्रिंक्स वगैरह लेना बहुत जरूरी है वगैरह वगैरह, जो रहता है ना एक, हाँ, कि बिल्कुल नहीं ड्रिंक होना जरूरी है तो क्लाइंट खुश होते हैं। वो तो इस हिसाब से खुद भी ड्रिंक लेना शुरू कर दिया और हम्म एडिक्ट हो गए। तो हम्म 2 बच्चे उनको, तो उनके वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो नहीं सहन कर पाई। वो इनका जो था पूर्ण एडिक्शन से इन्होंने जो पूरा ध्वस्त कर दिया था पूरा फैमिली लाइफ, तो वो नहीं सहन कर पाई तो उसने सुसाइड कर लिया। बाद में फिर ऐसे भी केसेस है मैम इसमें कि हस्बैंड के इस तरह से रहने से फिर औरतों को क्योंकि आधा बहुत सारी औरतों को इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, उनको मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये जो एक बोलते हैं ना विवाह बाह्य संबंध है जो बोलते हैं ना हम लोग, तो वो भी इसमें से एक उसका भी एक बहुत बड़ा ये हो जाता है कि इस ये एक रीजन हो जाता है। तो उस तरह की स्टोरीज है। बच्चे छोटे 2 भाई है,
दो सगे भाई, एक भाई ने दूसरे भाई को गांजा की लत लगा दी, लेकिन घर में मालूम ही नहीं, मम्मी पापा दोनों भी जॉब करते हैं, हम्म, उनको पता ही नहीं। 3-4 साल के बाद उनको पता चलता है कि अपने दोनों बच्चे एडिक्शन में हैं। तो इस तरह की, मतलब सब एज ग्रुप, सब लड़कियों की, एक लड़की की स्टोरी है उसमें। हम्म, मतलब लड़कियां इतने बड़े पैमाने पे अभी एडिक्शन में, लड़के और बच्चे। अभी पिछले 10 साल में हम लोग अगर देखें तो लड़के यानी बच्चे यानी स्कूल के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, हम्म। और कॉलेज गोइंग लड़कियां, ये एडिक्शन में बहुत ज्यादा, मतलब उनको बहुत ज्यादा वो एडिक्शन में जा रहे हैं। और ये बहुत धोखादायक, मतलब सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, तो वो भी मैंने लिया है। उसमें सब एंगल्स मैंने, जितने भी इस विषय से रिलेटेड जितने भी पहलू है, फिर पुलिस का रोल क्या है, और रिहैब सेंटर्स कैसे काम करते हैं, वहां पे कैसे काउंसलिंग किया जाता है, शेयरिंग का क्या महत्व है, शेयरिंग बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर कोई, उस दिन हमने भी ये किया कि अगर आप एडिक्शन से बाहर निकले तो आप बाकी लोगों को बताइए कि आप क्या, आपने क्या तकलीफ सहन की, शेयर शेयर करिए, आपके एक्सपीरियंस शेयर करिए, उससे आगे वाला आदमी अलर्ट हो जाता है। तो ये सब शेयरिंग कैसे होता है, क्या करना चाहिए, तो ये पूरे जो पहलू है ना इस विषय के, वो उसमें पूरी किताब में आए हुए हैं। जब आप इस फील्ड में शुरू कर रही थी काम करना, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा रिस्क है इसमें, या किस तरीके के अनुभव रहे आपके जब आप उन लोग से मिलती थी, बिकॉज आप यंग थी उस समय, हाँ, तो वो भी, तो वो वाला डायमेंशन भी थोड़ा सा शेयर करिए। हाँ। जब मैंने पहली स्टोरी की ना मैम, तब मैं बहुत जोश में थी, क्योंकि मुझे ना कुछ तो भी अलग करना था। हम्म, और एक तो क्योंकि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना था, सोशल मेरा पिंड है काम करने का, इसलिए मैंने जर्नलिज्म फील्ड चुना था। तो और मैंने पहले शुरुआत मेरी क्राइम स्टोरीज से ही हुई है। एक जरब करके एक मैगजीन निकलता था, उसमें क्राइम स्टोरीज आती थी, तो मैं क्राइम स्टोरीज उस मैगजीन के लिए, जब मैं स्टूडेंट थी बीएमसी की, तो मैं लिखती थी। तो मुझे वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, मतलब इस विषय पे। और बाद में जब एडिक्शन का मुझे पता चला, तो मतलब मुझे उस वक्त, मैं सच में बताती हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं लगा था। हम्म, मैं मतलब डर वर भूल के काम कर रही थी, मतलब मेरे को कुछ तो भी करना था ना, तो उस वक्त आदमी को डर वगैरह कुछ लगता नहीं है। और इसलिए उस वक्त मुझे, फिर बाद में मैं सोचने लगी थी कि अब मैं इतना जाती हूँ, मतलब इन लोगों से मिलती हूँ, और ये लोग बता नहीं सकते ना किसका मेंटल स्टेटस कैसे होता है। लेकिन करना था, काम करना है, तो डर को बाजू में रखना ही पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैम, मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा एक भी, मैं ऐसा मतलब गलत मेरे साथ कभी भी कहीं भी, मतलब एडिक्शन के फील्ड में ही नहीं, बाकी भी जो भी मैंने काम किया जर्नलिज्म में, टोटल मैं बताती हूँ, मेरा ऐसा कोई अनुभव मुझे आया नहीं है, मतलब काम करते वक्त, कि वह किसी ने मुझे तकलीफ दी या ऐसा। अभी तक तो ऐसा अनुभव नहीं आया है, मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। जहाँ चाह है वहां रहा है, वही वाली बात है ना? हाँ, सही में सही। तो और आपने, जो अच्छे काम हम करते रहते हैं, अच्छे काम अगर करते हैं, तो लोगों को पता चलता है ना मैम कि इनका इंटेंशन क्या है ना, ये क्यों काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग भी फिर अपने तरफ देखते हैं, उनका नजरिया उस तरह से होता है, बिल्कुल। तो वो भी शायद हो सकता है। तो हम लोग ने, जैसे आपकी स्टोरीज जो है, आप कह रही हैं कि वो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी, जैसे जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जो बाकी लोग फ्रेंड्स भी हैं, जो, तो उनका क्या रोल होना चाहिए, वो कैसे पहचान सकते हैं और किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर हम्म, देन क्योर। सही बात। सबसे बड़ी बात तो अभी इस वक्त हमारी सोसाइटी में यह है कि कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही आ रहा है, क्योंकि जो घर के पेरेंट्स लोग हैं, उनको काम के लिए ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है, बच्चों से कम्युनिकेशन कम हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो ये सब चीजें है। तो बच्चों से बातचीत करते रहना उनके साथ बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह है कि इस तरह से बातचीत होनी चाहिए कि बच्चा घर में आके आपको सब बात बताए। हम्म, इस तरह से बच्चों से बातचीत होना जरूरी है। दूसरा, अभी क्योंकि बच्चों के सामने इतना है ना, मोबाइल है, इतने चीजें आ गई है उनके सामने अट्रैक्शन के, तो हम उनको रोक भी नहीं सकते ना, रोकेंगे क्यों, क्योंकि वो ही उनकी प्रगति के भी तो साधन है ना। तो हम इनको, ये टेक्नोलॉजी से उनको दूर नहीं रख सकते।
लेकिन उनके तरफ हम दूर से ध्यान रख सकते हैं कि ये हमने दिया है, मोबाइल दिया है, जो भी हम चीजें उनको प्रोवाइड की है, तो ये उनका किस तरह से उपयोग वो कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, कि गलत उपयोग कर रहे हैं। तो हम दूर दूर से उनके ऊपर अविश्वास नहीं दिखाना है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट का हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा उनको बिल्कुल फील ना देते हुए हम दूर से उनके नजर रखें उनके एक्टिविटीज पर। अगर हमको लग रहा है कि बच्चा नॉर्मली पहले सुबह 2 रोटी खा रहा है, चार चार रोटी खा रहा है, और सडनली उसने कुछ दिनों के बाद अगर आपको लगा कि ये खाना ठीक से नहीं खा रहा है, इसका खाने के तरफ ध्यान नहीं है ना, इसको पढ़ाई के तरफ ध्यान नहीं लग रहा है इनका, या ये बाहर बाहर ही घूमना चाहते, तो हमारे ध्यान में आ जाता है ना कि बच्चा अगर बिहेवियर उसका अगर चेंज हुआ, तो वो चेंज हुआ अगर बिहेवियर हमको अगर ध्यान में आए तो थोड़ा अलर्ट हो जाने चाहिए कि क्या है थोड़ा सा। तो ये बातचीत कंटिन्यूअस रोज के रोज 5-10 मिनट तो भी निकाल कर ना हमने बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके ऊपर दूर से ध्यान रखना चाहिए विश्वास रखते हुए, और उनको जो अभी जो घटनाएं बड़ी बड़ी होती है तो उनके बारे में ना उनसे डिस्कस करना चाहिए कि देखो ये ऐसा, मतलब उनको बीच बीच में ये भी बताते रहना चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या है। तो ये भी चीजें उनको, हाँ, कि वो भी उनको थोड़ा उनके दिमाग में वो डालते रहना चाहिए। तो वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो देखो ये ऐसा है, इससे ऐसा होता है, तो वो भी हमने बच्चों को, तो इस तरह से हम थोड़ा उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्कूल्स में जैसे टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? उनको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए? वो तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है मैडम, मतलब आजकल तो काउंसलर आप बात करें, लेकिन सब स्कूल में काउंसलर नहीं होते, जो हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। क्योंकि आजकल काउंसलर, क्योंकि लोग बच्चों को इतने तरह तरह का मतलब अट्रैक्शन है, टेंशन इतने, अब हमारे जमाने में इतना नहीं था ना, अभी बहुत चीजें बदल गई है, परिस्थिति बहुत बदल गई है। तो बदलते परिस्थिति के हिसाब से ना हर स्कूल में काउंसलर होना जरूरी है। काउंसलर नहीं है सब स्कूल में, तो हर स्कूल में काउंसलर होना जरूरी है। और जो पेरेंट्स के बारे में जो बात की मैंने, तो टीचर की भी, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट के बारे में जिम्मेदार रहना चाहिए, और बच्चों को मतलब इतना फ्री करना चाहिए बच्चों को बातचीत में, कि अगर एक 8-10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से अगर एक आध बच्चा कुछ ठीक है, हम पहली शुरुआत शायद स्मोकिंग से ही होती है जनरली, तो अगर कोई आपको दिखे तो क्या होता है, छुपाते हैं बच्चे, मतलब बताते नहीं है। अगर मेरा फ्रेंड कोई स्मोकिंग करने लगा है, या वो और कुछ ले रहा है, गांजा ले रहा है या कुछ, तो ये बच्चे ना एक दूसरे का बताते नहीं है। तो ऐसे टीचर्स ने इतना फ्रेंडली उन बच्चों के साथ रहना चाहिए कि वो आके बताए कि मैडम ये है ना, फलाना फलाना, इसको मैंने स्मोकिंग, ये स्मोकिंग करता है, इसको बाहर के लड़के मिलने आते हैं। तो ये चीजें है ना, वो तो कम्युनिकेशन गैप ही बहुत बढ़ गई है ना, तो वो सबसे बड़ा उसमें यह है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो हम कितना, फिर टीचर हो, काउंसिलर हो, या अपने पेरेंट हो, बच्चों ने हर बात हमारे पास आके बतानी चाहिए। इस तरह का वातावरण स्कूल में भी होना चाहिए और घर में भी होनी चाहिए। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कहीं से शुरुआत होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो शुरुआत और जो पूरा प्रोसेस है, आपने तो इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनके बारे में लिखा है, तो ये किस तरीके से फॉर अ ले पर्सन जिसको पता नहीं है, उसके लिए एक हम्म। बार समझाइए कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि शुरुआत हुई, फिर वो बढ़ता गया, हम्म। फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और कैसे हम्म। रिहैबिलिटेशन होता है, पूरा साइकिल समझाइए। मैंने एक्चुअली जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अब जितने लोगों से मैं एडिक्ट लोगों से बातचीत की, तो मुझे मेनली 2 कारण लगे इन लोगों का। एक तो मेन कारण है एक्साइटमेंट, या मजा मजा लेने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, कुछ नया हो तो अरे यार चांस लेते हैं, मजा लेते हैं, है ना। तो ये एक्साइटमेंट में ज्यादातर बच्चे, मतलब उनका ये कहना है कि हमको लगा कि अरे एक बार लेके तो देखो, बिल्कुल। मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, एक बार लेके तो देखो। तो ज्यादातर लोग इस मजा लेने के लिए ही ड्रग्स, मतलब ये सब कोई भी एडिक्शन के इसमें वो जाते हैं। दूसरा एक पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर जो बोलते हैं कि ग्रुप वाला, हम्म। कि अगर 8-10 बच्चे हैं,
8-10 बच्चे, वो एक डर आजकल है, मतलब तो 8-10 बच्चे हैं और 8-10 में से अगर 5-6 लोग कुछ ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो वो बाकी लोगों के ऊपर ना दबाव लाते हैं हम्म, कि अरे तू ये नहीं लिया तो कैसा है, तू कैसा है, ये तो जिंदगी ही नहीं है, तूने हम्म, वीड नहीं लिया है तो तू क्या जी रहा है वगैरह, ऐसा इस तरह से वो बच्चे को ना प्रेस। मेंटली, हाँ, तो उसको भी लगने लगता है। तो बच्चा तो छोटा ही होता है ना, ये 12-13 साल के बच्चे क्या है, तो इस तरह से उसको मतलब उचकाना, वो बोलते हैं ना अपन कि नहीं, उसको मन हम्म, में उसके भावना निर्माण, तो उसको लगता है एकदम वो, बच्चों का तो रहता ही है, जोश रहता है, अरे यार मैं थोड़ी कम हूँ, इनसे कम थोड़ी हूँ, मेरे में भी धमक है ना, हम्म, तो वो तैयार करते हैं वो बच्चे के मन में बराबर, और फिर वो बच्चा लेने लगता है। तो हम्म, ये दो मेन तो रीजन यही है कि इसकी वजह से ये लोग शुरू करते हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस होता है शुरू करते वक्त कि मैं तो क्या, मेरे को जब लगेगा तब मैं बंद कर दूंगा। हम्म, लेकिन ऐसा किसी के भी साथ नहीं हुआ, किसी के भी साथ नहीं हुआ, मतलब जितने लोगों से मैं मिली हूँ, सबका फिर ना डिटोरेशन, यानी नीचे नीचे फिर पहले हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, हम्म, फिर हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं, हम्म, फिर डेली ले रहे, डेली चाहिए उनको। हम्म, धीरे धीरे फिर ऐसा होता है कि पॉकेट मनी से वो पैसा उतना पुरता नहीं है, पॉकेट मनी का, फिर घर से कैसे पैसे निकाले जाए, फिर मम्मी के पर्स में से पैसे चुराए जाए, फिर डैडी के पर्स में से पैसे चुराए जाए, या कोई चीजें घर की चुराई जाए, घर में चोरी करना शुरू करते हैं, फिर हम्म, घर की चोरी, फिर घर के लोगों को पता चलना है, घर में चोरी जब होने लगती है तो 1-2 बार तो समझ में आता है, ठीक है हम भूल गए होंगे पैसे, लेकिन जब वो होते रहती है, ल- चीजें बार बार होते रहती है, तो फिर घर के लोगों को ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, घर में चोरी क्यों हो रही है, तो फिर थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। तो उनको, और फिर तब तक बच्चा भी, उसका भी बिहेवियर चेंज हुआ रहता है, तो फिर 3-4 साल के बाद जाके पेरेंट को लगता है कि कुछ तो भी हो रहा है, हम्म, गलत हो रहा है, फिर वो देखते हैं, अलर्ट होते हैं, तो उनको लगता है बच्चा कोई तो भी उनको एडिक्शन में गया है, तो फिर वो बच्चे को मारते हैं। हाँ, मार पिटाई शुरू, बच्चे भी वायलेंट हो जाते हैं, फिर वो हम्म, भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चों ने पेरेंट्स के ऊपर चाकू छुरे भी चलाए हैं, तो इस तरह की परिस्थिति हो जाती है, फिर पेरेंट्स डर जाते हैं हम्म, कि क्या करें अब, तो फिर पहले तो शुरू में डॉक्टर के पास चले जाते हैं बच्चे को लेकर, क्योंकि वो छुपाना भी चाहते हैं, मतलब जब उनको पता चलता है कि हाँ, बच्चा एडिक्शन में, एडिक्ट है, हो गया है, तो सोसाइटी की डर की वजह से, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करता है, तो चोरी छुपे कुछ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं डॉक्टर से, लेकिन इसका जो इलाज है सिर्फ डॉक्टर नहीं कर सकता, मतलब हम्म, काउंसलर की बहुत जरूरत होती है। फिर सबसे आखिरी में जाकर फिर रिहैब सेंटर में जाते हैं कि हम्म, अभी सब तरह से दे दिया है करके, कुछ भी नहीं हो रहा बच्चे का, तो अभी रिहैब सेंटर के सिवा कोई उपाय है नहीं, तो सबसे पहले तो है कि पेरेंट में एक तो ये बात छुपानी नहीं चाहिए हम्म, बच्चों के बारे में, कि एडिक्शन में है करके बहुत दिन तक पेरेंट छुपा के रखते हैं, और जब बिल्कुल, अब बिल्कुल असह्य हो जाता है, बिल्कुल घर में उस बच्चे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त फिर पेरेंट रिहैब सेंटर में जाते हैं। हम्म, और रिहैब सेंटर में जाने के बाद हम्म, फिर दूसरी बात ये होती है कि रिहैब सेंटर में उनका कुछ 90 डेज का एक पहला ट्रीटमेंट होता है, 90 डेज का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन किस बच्चे को कितना टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए हम बता नहीं सकते, हर एक का मेंटल स्टेटस अलग होता है हम्म, ना, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत बार रिहैब सेंटर में जाना पड़ता है, मतलब बार बार जाना पड़ता है, हम्म, किसी को 10 बार जाना पड़ता है, किसी को 12 बार जाना पड़ता है, मतलब बता नहीं सकते, कोई हो सकता है एक हाथ 2-3 बार में ठीक हो जाए, हम्म, लेकिन ज्यादातर लोगों को रिहैब सेंटर, मतलब वो उसका जो बोलते हैं ना कि उसके सिवा वो ऑप्शन ही कोई रहता नहीं है, उनको जाना ही पड़ता है। तो पेरेंट उसमें भी फिर स्वाभाविक है, क्योंकि पैसे लगते हैं, सबसे मेन ये है, हर पेरेंट इतने पैसे थोड़ी दे सकता है ना, तो होता है कि बहुत सारे पेरेंट फिर बच्चों को जैसे है उनकी परिस्थिति में छोड़ देते हैं,
क्योंकि वो नहीं, उनके लिए रिहैब सेंटर का खर्चा नहीं कर सकते, कितना और दस खर्चा बार आता वो है रिहैब। अप्रोक्सीमेटली बता सकती हैं आप कुछ अंदाजा? एक मंथली, अगर हमने मंथली अगर सोचे तो 15,000 रुपए एक एडिक्ट को लगता है। मिनिमम 15,000 रुपए एक एडिक्ट का रिहैब सेंटर में हम्म। एक महीने का लगता है। तो अगर 3 महीने भी सोचे हम लोग, तो ये खर्चा भी बहुत, सबको नहीं ये होता है ना, इतना खर्चा नहीं कर पाते। आखिरी में ऐसी सिचुएशन आती है कि मतलब पेरेंट जिनके पास पैसा है, वो पेरेंट मतलब बच्चों को घर लेके ही नहीं जाना चाहते। क्योंकि उनको जब बच्चा रिहैब सेंटर में रहता है ना, उस वक्त तो घर में शांति से रह पाते हैं, मतलब ये वास्तव है। जनरली ऐसा होता है कि बच्चे अपने घर में रहे तो घर के लोग खुश होते हैं, लेकिन ये केस अलग है। इसमें बच्चे रिहैब सेंटर में जब रहते हैं, तब घर के लोग खुश होते हैं। इस इतना उल्टा तो मतलब सिचुएशन ये हो जाती है कि घर के लोगों को बच्चा नहीं चाहिए। उनको लगता है कि हाँ नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है उस बच्चे की, कि वो उनको लगता है कि मतलब इतना, आखिरी में ये बोलूंगी कि बच्चा मर भी गए तो उनको बुरा नहीं लगता है। वो तो शांत हो जाता है कि एक बार अपना प्रॉब्लम छूट गया, मतलब क्योंकि इतना, मतलब सिचुएशन इतना वर्स्ट हो जाता है। मतलब इसलिए मैं तो सबको यही कहती हूँ कि नो टच पॉलिसी ही रखनी चाहिए, हम्म। किसी ने भी। हम्म। पहले बार ही टच ना करो। बच्चों को मैं यही कहूंगी, कैसे भी करके आप कंट्रोल करो। आजकल तो बहुत, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कि मतलब आपको भी शायद देखा होगा आप लोगों ने, कि बच्चों को मतलब जो बच्चे कुछ लेते नहीं है एडिक्शन, कुछ करते नहीं है एडिक्शन, तो उनको मतलब ये थोड़ा बहलाया जाता है कि अरे तुमने करना चाहिए, है ना। एडिक्ट मतलब कुछ भी, आजकल इतने नए नए तरह से व्यसन आए हुए हैं, तो बच्चों को वो उसके लिए प्रोवोक किया जाता है कि तुम करो। तो एक जो कैंपेन शुरू होनी चाहिए, आज की जरूरत ये है कि मैं कोई भी एडिक्ट, मतलब कुछ भी एडिक्शन में मैं नहीं जाऊंगा, और मुझे इसका गर्व है। ये मुझे बहुत इस चीज जरूरी का, है। ये अभी मतलब इस कैंपेन की जरूरत है। हम्म। क्योंकि आजकल बच्चों में ये दिमाग में ये भराया जा रहा है कि तुम तो फालतू हो, किस काम के नहीं हो तुम, क्योंकि तुम कुछ लेते ही नहीं हो। ना हम्म। तुम सिगारेट पीते हो, ना तुम वीड, बोलते हैं गांजा को वीड पीते हो। स्टाइलिश काम हो गए ना ये सब। हम्म। तो बच्चों को, हाँ, दिमाग में आजकल ये भराया जा रहा है। तो ये जो कैंपेन शुरू है, तो इसके खिलाफ हमको ये कैंपेन शुरू करना चाहिए कि तुम कुछ नहीं ले रहे हो, तुम एडिक्ट नहीं हो, तो इसका तुम्हें गर्व अभिमान करो। होना चाहिए। बिल्कुल। ये आजकल आज की जरूरत है एक्चुअली। और हम लोग ने जो प्रोग्राम अटेंड किया था उस दिन, जिसमें कि जो रिकवर्ड एडिक्ट्स हैं उनका अभिनंदन हुआ था, वहां पर एक हम्म। जो अपनी कहानी शेयर कर रहे थे, उनमें से एक ने जो बात कही वो मुझे अभी भी याद रह गई। पहले लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो एंड हाँ ऑफ हाँ जॉय हो जाता है। हाँ आपके जीवन क्योंकि में जॉय चला जाता है हाँ, अल्टीमेटली। जॉय चला जाता है, लेकिन वो शुरुआत में नहीं पता चलता ना, तब तो राइट। जॉय ही लगता है, इस तरह से। तो मुझे लगता है आपकी पुस्तक एक बहुत बड़ा ये काम करेगी कि लोगों को पता चल जाएगा कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। हम जो अभी सही कर रहे हैं सही। वो हमारे लिए एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका कितना बड़ा नुकसान है, पूरा जीवन नुकसान। व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह का जो अवेयरनेस, मतलब ये किताब है या वो ज्यादातर स्कूलों में, इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम हर पुलिस थाने का एरिया में एक एक ग्रुप तैयार करें, हम्म। और वो ग्रुप, हर एरिया में एक एक ग्रुप, हम्म। उसमें सब उसके जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे सब रहेंगे, टीचर रहेगा, एडिक्शन से बाहर निकले हुए रहेंगे, या काउंसलर रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे। तो ऐसा ग्रुप हम एक, हर एक एरिया में एक एक ग्रुप तैयार करें, और वो ग्रुप उस एरिया के जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे वो लोग, मतलब एक तरह से ना वो रिवोल्यूशन जैसा होना चाहिए प्रज्ञा जी की। एक साथ पूरा एरिया, जो नागपुर अगर हम पकड़े, नागपुर सिटी पकड़े, तो हर एरिया में पूरे मतलब एक्टिविटीज इनके खिलाफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉर है, हम्म। और आगे वाला जो हमारा एनिमी है वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और हम अगर सिर्फ पुलिस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पुलिस फोर्स बस बहुत कम है, आपने सुना होगा उस दिन पुलिस कमिश्नर साहब ने भी बोला। तो इतना अवेयरनेस वगैरह का जो काम है ना, वो नहीं कर पाएंगे, यानी उनके तरफ मैन पावर ही नहीं है।
तो लोगों अब तो हाँ, तो अब जरूरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस अवेयरनेस कैंपेन में खुद होके सहभागी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने घर का काम समझकर सब लोगों ने इसमें आना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसे ग्रुप्स हर एरिया में हम लोग तैयार करें, जो ग्रुप एक्टिवली काम करते रहे। अवेयरनेस के प्रोग्राम तो वो चलाए ही, लेकिन अलर्ट रहे कि हमारी गली में क्या शुरू है, हमारे मोहल्ले में क्या शुरू है, वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी शुरू है क्या, कोई आके ड्रग्स पे बच्चों को बहला रहा क्या, दे रहा क्या। तो ऐसा एक ना अलर्ट रहने वाला ऐसे ग्रुप, फिर बाकी लोगों को भी उन्होंने अलर्ट करना चाहिए कि तुम बताओ कुछ देख रहा तो इस तरह से जब एक रिवॉल्यूशन होगा ना, तभी जाके कुछ ये प्रॉब्लम पे थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादातर यंग बच्चे हैं जिनके ऊपर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो भुगतेंगे वो, क्योंकि हम्म। उनकी लाइफ नष्ट हो जाती है। उस दिन भी एक जो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं अभी कितना भी अच्छी लाइफ लीड करूं, अभी मैं कितना भी अच्छा काम करूं, लेकिन जो वो 20 साल खो गए सही। वो तो वापस नहीं आ सकते ना, तो नहीं ये आ चीज। सकते, नहीं। वही है ना, क्योंकि ज्यादातर अब जो बड़े लोग हैं, जो बाहर निकले या वो अभी 20-20 25 40 40 साल से वो लोग अभी, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं निकल, हमने जो देखा जो निकले वो तो बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब हम्म। फॉर्चुनेट बात है कि वो लोग निकले। और जो आगे बैठे थे, अब जो वो कुछ बोल रहे थे कि 5 साल से नहीं लिए, 2 साल से नहीं, लेकिन वो रिकवर हुए ऐसा हम नहीं बोल सकते। राइट, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 साल उसने नहीं लिया तो वो आगे जाके नहीं लेगा करके। हम किसी को भी, मतलब कोई भी एडिक्ट एक बार एडिक्ट हो जाता है कोई भी, तो उसको पूरा रिकवर हुआ या बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते, वो खुद भी नहीं कह सकते ये चीज कि मैं 20 साल से नहीं ले रहा तो अब मैं आगे जाके नहीं लूंगा। इतना उसका तुम्हारे दिमाग में प्रभाव रहता है इस हम्म। चीज का। वो डर उनके मन में रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सब लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है ना, जो इसमें से बाहर निकले हैं, वो सब रिहैब सेंटर में ही काम कर रहे हैं। बाहर आपको दिखेंगे नहीं ऐसे निकले हुए, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने वो एक स्ट्रेटेजी है कि मैं शेयरिंग वाला जो है कि शेयरिंग करते रहो, खुद लोगों को बताते रहो कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो अपने लिए भी रहता है। हम्म। खुद के लिए भी वो बात रहती कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं लेना चाहिए, गलत चीज है। वो हम लोगों को भी बताते रहते हैं ना, तो अपने दिमाग में भी उसका हैमरिंग होते रहता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, काउंसिलिंग, जितने भी एडिक्शन से बाहर निकले हुए हैं ना, ज्यादातर लोग सिर्फ काउंसिलिंग ही करते हैं। हम्म। जितने भी निकले मतलब रिहैब में ही दिखेंगे आपको, बाहर बहुत ही रेयर केस में दिखेंगे आपको कि कोई लड़का एडिक्शन में था और उसमें जाके बाद में ये सब छोड़ दिया और आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत कम केसेस में ऐसा दिखता है। उनको मेन स्ट्रीम में लौटना उनके लिए एक बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज। बहुत बहुत चैलेंज होता है। और जब पता चल जाता है तो इनके लिए जॉब वगैरह, क्योंकि उनका जो मतलब जॉब फैसिलिटी कुछ भी नहीं होता है ना, कौन रखेगा, लोगों को विश्वास नहीं होता है ना। वो हम्म। लाख बता रहा है कि मैं अभी नहीं लेता, मैं एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन सामने वाले को विश्वास भी तो रहना चाहिए ना। जॉब नहीं देना नहीं चाहते लोग इन लोगों को। इनके पास सिर्फ रिहैब सेंटर में काम करने का ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। और खुद में भी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि खुद भी मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते बहुत बार। अभी आप जो सुन रहे थे उस दिन, एक जो बता रहे थे, ऐसी बात करने वाले लोग भी कम है ना आगे जाके कि हाँ मैं था एडिक्ट, मैं ले रहा था ब्राउन शुगर, मैंने लिया 20 साल। ये बताना बताना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक ये नहीं। आगे आके बताना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। वो हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है, ज्यादातर छुपा के ही रहते हैं, क्योंकि मुझे घर लगता के है लोग भी जो। इसमें एक समाज का भी रोल है, हम लोग का एक इतना टैबू है इस चीज को, इस, जैसे आप बोल रहे थे कि पेरेंट्स भी नहीं बोलना, बताना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि सोसाइटी में उस चीज के बारे में एक जो परसेप्शन है वो इतना स्ट्रांग है और नेगेटिव है। तो ये भी एक कारण। स्टेटस की बात होती है ना, फैमिली, अच्छे अच्छे फैमिली, उनका स्टेटस होता है हम्म। ना। सोसाइटी में उनका स्टेटस, तो उनको ये स्वीकारना, यही तो वो खुद ही नहीं स्वीकारते तो लोगों को क्या बताएंगे।
उनको खुद भी तो स्वीकारना चाहिए ना कि नहीं मेरा बच्चा, जैसे ये हर हर चीज में लागू होते हैं। किसी के घर में कोई मेंटली डिसेबल बच्चा जब होता है तो देखिए आपकी बचपन में ना वो बच्चों को जब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है उस वक्त ना पेरेंट छुपाने की कोशिश में पड़े लगे रहते हैं। हम्म, मतलब शुरुआत का जो पीरियड होता है जब उन बच्चों को जरूरी होती है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है पता चलता है कि नहीं कुछ तो भी एबनॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नहीं है अपना बच्चा, तो तुरंत कहाँ जाते हैं पेरेंट्स? हम्म। तुरंत हॉस्पिटल में जाने वाले पेरेंट्स बहुत कम होते हैं। ज्यादातर पेरेंट की यही कोशिश होती है कि नहीं, वो नहीं छुपाना ही चाहते, तो ये सब चीजें छुपाने की मतलब ज्यादा टेंडेंसी है लोगों में, तो वैसे ही इसमें भी है। और इसमें शायद टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने से कम लोग ये रियलाइज करेंगे कि जब जागे तभी सवेरा, उसी समय आप, जब आपको पता चले उसका निदान। हम्म। हाँ, निदान जरूरी। मैं हम लोग ये संवाद को पूरा करें इसके पहले ये बताइए कि जो आप लोग, आपसे जो लोग मिले, उसमें से सबसे ज्यादा जो लोगों के क्या रिग्रेट था, उनको क्या अफसोस था, ताकि जो इस चीज में अभी शुरू कर रहे हैं उनको पहले से समझ में आ जाए। क्या रिग्रेट्स थे उन लोगों के जिनसे आप, जो केस स्टडीज आपने लिखी हैं उस बुक में? नहीं, सबसे पहले तो ये बात होती है कि आ, उनको मतलब दो पहले तो साल भर में कुछ पता नहीं चलता, उनको अच्छा ही लगते रहता है। जब उसके गलत ये सब आने दुष्परिणाम। लगता है, मतलब उसका दुष्परिणाम जब सामने आने लगते हैं तो उनको लगने लगता है कि नहीं मुझे इसमें से बाहर निकलना है, फिर वो उनका कोशिश शुरू हो जाता है। लेकिन वो तब तक क्या होता है कि ब्रेन को हैबिट हो जाती है, ये सब जो सब्सटेंस है ना वो आपके ब्रेन को हैंडल करता है, सब ब्रेन तक उनका पूरा ही होता है। तो फिर वो एक बार फिजिकली आपको उसकी आदत हो गई मतलब, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको वो एक चीड़ सी हो जाती है कि मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा, छोड़ क्यों नहीं पा रहा। हम्म, छोड़ना छोड़ना तो है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो उसकी उनके दिमाग में बहुत ज्यादा उसका ना एक ये रहता है, चीड़ बोलते हैं ना उसको, वो होने लगती है उनको खुद के बारे में ही। तो ये एक होता है, तो फैमिली उनका पूरा जीवन पूरा ध्वस्त हो जाता है। वो देखते हैं कि बाकी के लोग इतने अच्छे से जी रहे हैं, जो हम्म, एडिक्शन में नहीं है अच्छे से, और मैं अच्छे से जी नहीं पा रहा हूँ। और एक बात है कि ये आदमी घर के लोगों को भी नहीं चाहिए होता है, मतलब ये अनवांटेड हो जाता है लोग, मतलब इसका अस्तित्व ही लोगों नाकार, मतलब लोगों को घर के लोगों को भी, तो वो उनको दिखता है ना कि मैं तो फैमिली को भी नहीं चाहिए अभी, हम्म। मतलब मेरी इतना ये निगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है। तो उनको समझता है ना ये बात कि मैं मेरे फैमिली मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, सोसाइटी में मेरा कोई स्थान नहीं है हम्म। ना। अगर शादी हुई है तो वाइफ भी त्रस्त है, सुसाइड कर लेती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती है, क्या करेगी वो भी, है ना, ऐसा होता है। बच्चे भी यानी कोई कोई स्टेटस ही नहीं रहता है ना। मैं वही बता रही आपको जो बताया कि ऐसे लोग मरे तो अच्छा है, ऐसा लगता है, इतनी सिचुएशन खराब हो जाती है उन लोगों की। तो इसलिए इन लोगों का ना शेयरिंग सेशन स्कूल में रखना चाहिए। हम्म। ये जो अभी एडिक्शन में लोग हैं और जो बाहर आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इनके जो एक्सपीरियंस है ना, ये स्कूल में जाके बच्चों के सामने इनके एक्सपीरियंस अगर रखे तो बच्चों को समझ में आए कि बाबा मेरे को इसमें नहीं पढ़ना है, ऐसी बिल्कुल। जिंदगी मेरे को नहीं जीनी है। तो जब तक ये जाके नहीं बताएंगे ना तब तक मतलब वो बच्चों को समझेगा नहीं, तो इनको उसमें ये जो मैंने बोला आपको, तो ये कैंपेन में इनको भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये लोगों को स्कूल स्कूल में जाके इतने एक्सपीरियंस बच्चों के सामने उन्होंने शेयर करने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सविता जी आपका, आपने इतना टाइम दिया धन्यवाद, हमको थैंक यू। और इतना अच्छे से सब एक्सप्लेन किया आपने जो बुक में लिखा है। और आपकी बुक मुझे लगता है कि खूब लोगों को पढ़नी चाहिए, ताकि एक ये जो एक सामाजिक बीमारी है, ये इसको लड़ने के लिए एक एक दो लोगों की बात नहीं, काफी नहीं है, बहुत नहीं, सबको मिल के एकजुट होके काम करना पड़ेगा। और जैसा आपने बोला था सही। कि पब्लिक हैज टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पुलिस। हम लोग सब अगर हम्म। एकजुट हो जाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से, तो हम्म, आप सही क्या है। कहना चाहेंगी, मैसेज दे दीजिए क्लास में लिसनर्स के लिए।
हमने, और मैं तो ये आह्वान करूंगी आपके मंच से लोगों को कि उन्होंने वॉलंटरीली इस ये जो वॉर है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, इसके खुद होके उसमें शामिल होना चाहिए। खुद होके उन्होंने इसमें शामिल होना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, दूसरों के ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं। आपका बच्चा एडिक्ट हुआ है, वो क्यों हुआ है, बाजू के बच्चे ना हो, ये सब हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमने भी इस तरह से खुद इस वॉर में शामिल होने होके पुलिस को हमने हेल्प करनी चाहिए, और इस जो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है इसको फाइट करने में हमने भी मदद करनी चाहिए। हम भी इस वॉर का एक योद्धा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस चर्चा में धन्यवाद। ये प्रेरणा दी हम सबको। और आपकी पुस्तक जो जो पढ़ेंगे मुझे लगता है कि उनको ये समस्या कितनी बड़ी है और इसका क्या नतीजा हो सकता है ये समझने में सुविधा होगी आपकी पुस्तक पढ़ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम।